अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का कोर्स। पहले तो वेलकम टू बेसिक फिज़िक्स नॉलेज। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने जो कोर्स है उसके नाम से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज़ थर्मल मीन एंड व्हाट डज़ स्टैटिस्टिकल मीन्स। जब आप हीट के साथ डील करते हैं या आप हीट को पढ़ते हैं तो आप वर्ड यूज़ करते हैं थर्मल का। अच्छा, ये हो गया हमारा कि थर्म क्या है या थर्मल किसे कहते हैं। तो व्हेन एवर यू स्टडी हीट और डील विद हीट यू यूज़ वर्ड थर्मल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्या होता है? बेसिकली स्टैटिस्टिकल से एक स्टैटिक्स है जो कि क्या है, ब्रांच है मैथ की, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं और उसमें वेरिएशन चेक करते हैं। और जहाँ पे भी वेरिएशन होती है वहाँ हम स्टैटिक्स के कुछ रूल्स, कुछ लॉज एंड कुछ प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और उसको हल करते हैं। उसके बाद हम बेसिक पास्टुलेट पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के। कुछ बेसिक पास्टुलेट हैं। पहला पास्टुलेट है वो हमें ये बताता है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है या फंक्शन के तौर पे हम इंटरनल एनर्जी को किस तरीके से पहचान सकते हैं, किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो ये है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल सिंगल वैल्यूड फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सिस्टम कॉल्ड इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाई यू। अच्छा, यहाँ पे पहली लाइन में द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल एनर्जी, कि वो कब एग्जिस्ट कर सकती है, कब मौजूद होती है, फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में या किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए। तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा? देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल सिंगल वैल्यूड फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन। तो वहाँ पे एक तो क्या कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, सिंगल वैल्यू होगा, और तीसरे नंबर पे क्या फर्स्ट ऑर्डर होगा, और चौथे नंबर पे होमोजीनियस होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्या, ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही आसान डेफिनेशन अगर आप इंटरनल एनर्जी की देखना चाहें तो वो ये है। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली सिस्टम और सराउंडिंग आपने पढ़ा होगा, तो ऐसी चीज़ जिसको जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो सिस्टम है। और इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी कैमरा इस तरफ हो गया था। अच्छा, ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम। इसमें मैं आपको बता रहा था कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है। बेसिकली ऐसी चीज़ जो कि क्या अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, अंडर स्टडी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम। और जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उसे हम नाम देते हैं सराउंडिंग का। तो बेसिकली अब अगर आपके पास एक सिस्टम है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एटम्स हैं, और उनकी जो तमाम एनर्जी होगी, उनका जो एनर्जीज, सारी एनर्जी का मजमूआ होगा, वो क्या कहलाता है, वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड अदर एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स। अब वर्ड यूज़ हुआ है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब जो कि उसके साथ एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हैं या उनके साथ उनका ताल्लुक़ है, लेन देन है। ठीक है, ऑफ अ सिस्टम। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास सिस्टम है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें क्या उसकी ओवरऑल यानी कनेक्ट सम ऑफ मतलब मजमूआ काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, केमिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी उसमें एनर्जीज़ हैं, ठीक है, उनको जब हम सम करते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें इंटरनल एनर्जी देता है। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब सवाल आता है कि अब जब हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी जब हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, उसके नतीजे हमें क्या मिलते हैं। बेसिकली जब आप इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि क्या
काइनेटिक बेसिकली जब आप इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं तो एटम्स की क्या होती है, स्पीड इंक्रीज़ करते हैं। हम जानते हैं जब किसी चीज़ की स्पीड इंक्रीज़ करती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। अब हमने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ी, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या बढ़ा, हमारा टेम्परेचर बढ़ा। दूसरी पॉसिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये होती है कि उसका फेज़ भी चेंज हो सकता है उस सिस्टम का। फ़र्ज़ करें हमारे पास सिस्टम था, उसमें सॉलिड था, और हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, सॉरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ की, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या, फेज़ भी चेंज हो सकता है। इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास क्या है, कोई आइस है, बर्फ़ है, उसको हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हुआ, फेज़ चेंज हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो क्या होगा। पहले तो उसके लिए ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम एक बंद सिस्टम है जिसमें ना तो हीट क्या इंटर हो सकती है, ना हीट क्या निकल सकती है उससे बाहर। और ऐसा सिस्टम जिससे मतलब ना हीट इंटर हो सकती हो, ना बाहर निकल सकती हो, तो ओवरऑल जो उसकी एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, वो सेम रहेगी, जैसी पहले थी वैसी ही रहेगी। तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, और जो चेंज है उसमें वो क्या रहेगा, आपका ज़ीरो रहेगा। अच्छा, एक दफ़ा इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो। कंजर्वेशन मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने पहले सीखा है कि इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल किसको शो करता है, ये शो करता है चेंज को। और ये हम 9th क्लास में 10th में पढ़ रहे हैं कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। अच्छा, और ये पता नहीं किसकी सेइंग है, एक साइंटिस्ट की, उसकी लैंग्वेज में, पता नहीं ये फ्रेंच है या जर्मन है, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि एनर्जी पूरे यूनिवर्स की जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स भी क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट क्या हो सकती है, इंटर हो सकती है, ना तो हीट क्या बाहर निकल सकती है। जब ना हीट इंटर हो ना बाहर हो, तो बाहर निकल सकती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ज़ीरो होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, चेंज इन या फ्लो ऑफ हीट प्लस वर्क डन ऑन दी सिस्टम और वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो बेसिकली वर्क जो होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो या आप सिस्टम पे कोई ना कोई वर्क करते हैं, या कोई सिस्टम वर्क आउटपुट आपको देता है, कोई सिस्टम वर्क करता है। जो हम सिस्टम पे वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं वर्क डन ऑन दी सिस्टम, और जो हमारा सिस्टम कोई वर्क देता है आउटपुट में देता है, तो उसे कहता है वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जो डी यू है इस इक्वेशन में वो क्या शो कर रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डी बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि लास्ट यूज़ हुआ है डी का। तो जो डी होता है वो डिफरेंशिएबल के लिए यूज़ होता है, और डिफरेंशिएबल किसको शो करता है, चेंज को। और उसके बाद डी डब्ल्यू वर्क डन ऑन दी सिस्टम और वर्क डन बाय दी सिस्टम, और डी क्यू क्या है, हीट गिवन टू सिस्टम। ठीक है,